नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का तापमान बढ़ता जा रहा है। एक और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के नामांकन को लेकर बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश की, तो दूसरी ओर कल हापुड़ में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग का मामला उत्तर प्रदेश के चुनावी सीन में नया मोड़ लेकर आ गया है। ओवैसी ने खुद पर हमले को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में राइट विंग चरमपंथ पर बढ़ रहा है। क्या ओवैसी का ये रुख उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ओवैसी पर हमले का पॉलिटिकल मतलब है? आज सवाल पब्लिक का यही है। ओवैसी पर हमला संयोग या प्रयोग? लेकिन पहले देखते हैं क्या है आज की टॉप 3 हेडलाइंस। पंजाब में कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज कहा कि ऊपर बैठे लोग कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो इशारे पर काम करे। सिद्धू के साथ ये बयान तब आया जब राहुल गांधी को पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री पद के चेहरे को ऐलान करना है 6 फरवरी को। सीएम पद के चेहरे पर सिद्धू का सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से है, जिनके आज भतीजे को गिरफ्तार कर लिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। दिल्ली में 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के खोलने का आज ऐलान हो गया। 14 फरवरी से 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। सोमवार से जिम, स्पा, स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत है। अब दफ्तर भी 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। हाँ, बढ़ती हुई मौत अभी भी एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। भारत और अमेरिका समेत कुछ देशों के कूटनीतिक बायकॉट के बीच बीजिंग विंटर ओलंपिक शुरू हो गया है। भारत में गलवान संघर्ष में शामिल रहे चीनी सैनिक की फाबाओ को ओलंपिक मशाल थामने का विरोध किया है। अमेरिका ने भारत के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि चीन ओलंपिक का राजनीतिकरण कर रहा है। आज भारत ने फैसला किया कि न सिर्फ विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में बॉयकॉट होंगे, बल्कि दूरदर्शन ने इसे दिखाने के लिए भी मनाही कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद आज ओवैसी को होम मिनिस्ट्री ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, लेकिन ओवैसी ने खुद की सुरक्षा पर पॉलिटिकल एंगल दे दिया। आज संसद में उन्होंने कहा कि मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि ए कैटेगरी के आम नागरिक का अधिकार चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में नफरत बढ़ रही है। हाल ही में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच का मुद्दा बनाकर उन्होंने सरकार को कटघरे पे खड़ा किया। ओवैसी ने भी आज 2 हिंदुस्तान की बात की, जिस तरह राहुल गांधी जी ने थोड़े दिन पहले की थी, जिसमें एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ मोहब्बत है। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में आज क्या कहा। आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए, और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं।
ओवैसी सरकार और बीजेपी पर जितना आक्रामक होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका समर्थन उतना बढ़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। मैं अब आपको उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर को आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं। ओवैसी ने 100 सीटों पर कहा था उतारेंगे अपने नुमाइंदे, लेकिन उन्होंने अब तक 66 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से 55 मुसलमान हैं और 11 हिंदू हैं। ये इस वक्त ओवैसी जी के लिए लड़ेंगे, उनकी पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे। 2017 में 38 उम्मीदवार, सिर्फ एक हिंदू कैंडिडेट था, यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो एक आरक्षित सीट पर AIMIM ने एक हिंदू कैंडिडेट दिया था, बाकी 38 कैंडिडेट मुसलमान थे और लगभग सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इस बार ओवैसी क्या बहुत बड़ा फैक्टर बनना चाहते हैं? अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी मुस्लिम वोट बांट देंगे? उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 85 सीट इस तरह की हैं जहां 25 से 50% मुस्लिम आबादी है, और ये जो 85 सीटें हैं ये 14 जिलों में बटी हुई हैं, चाहे बलरामपुर की तरफ चले जाइए या वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ज्योतिबा फूले नगर, मेरठ, बिजनौर की तरफ चली जाइए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक ये बटे हुए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम इन मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। और अगर आप देखें तो 40.4% वोटों के साथ बीजेपी को 64 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में इन 85 मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर। 64 सीटें अगर बीजेपी को मिली तो क्या इस वक्त ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? आइए देखते हैं ये आंकड़े जो एक कहानी बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इन सीटों पर क्या पाई? 2017 के चुनाव में 85 में से जहां 40% से अधिक मुस्लिम थे, एसपी का प्रदर्शन यहां पर बेहतर रहा, यानी कि 40% से ज्यादा मुसलमानों की सीटों पर सर्वे बताते हैं कि समाजवादी का प्रदर्शन बेहतर हुआ। अब की बार अधिकतर प्री पोल सर्वे अखिलेश यादव को मुस्लिमों के समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवैसी का जोर जरा भी चला तो अखिलेश का खेल बिगड़ सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको याद दिला दूं कि पिछले बिहार के चुनाव में मुस्लिम बिल्कुल 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीती थी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का समीकरण बिगाड़ दिया था 5 सीटों के कारण। ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है, इसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी की चिट्ठी से समझे। नोमानी ने कुछ हफ्तों पहले ही ओवैसी से मुस्लिम वोटों को ना बांटने की अपील की थी, और मैंने जब 10 दिन पहले ओवैसी जी से एक इंटरव्यू किया था तो उन्होंने नोमानी जी के इस चिट्ठी पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया था और कहा था कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं है, ये किसी एक शख्स की अपनी राय है। अब ओवैसी से मुस्लिम वोटों के बंटने का अंदेशा एक और, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने 2017 के फॉर्मूले को दोहराती नजर आ रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नामांकन भर दिया। उनके नामांकन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा भी की। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं। 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं थे, लेकिन अब की बार मठ की ताकत मुख्यमंत्री पद की फिर से दावेदारी होती नजर आ रही है। और आज जिस तरह से अमित शाह जी ने और योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार का प्रदर्शन किया, उससे बीजेपी एक मैसेज भेज रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी इस वक्त चरम सीमा पर अपनी जीत को ले जाना चाहती है और 300 पार होने का हुनकार भी किया यहां से अमित शाह जी ने भी और योगी आदित्यनाथ ने। तो
आज सवाल पब्लिक का सबसे पहले ये उठता है कि ओवैसी पर हमले के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एंगल है? ओवैसी की सिर्फ एक तरफ की नफरत क्यों नजर आती है? उन हेट स्पीचेस का क्या जो दूसरी तरफ से आते हैं? ओवैसी ने अगर वोट काटा तो क्या अखिलेश का नुकसान होगा? और चौथा सवाल, योगी की मठ पॉलिटिक्स से यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विवेक साइलस, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वारिस पठान साहब, AIMIM के प्रवक्ता हैं। और मेरा पहला सवाल उनके पास जाता है। आज वारिस पठान साहब, मैं पूछना चाहती हूं, बहुत से लोगों की ये भी राय है कि वार हुआ ओवैसी जी पर, सही है, हमारे पास CCTV की फुटेज है, गोलियों के निशान भी हैं, लेकिन लोगों का ये सवाल है कि इसे सियासी इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं कि आपकी तरफ वोटों का बढ़ावा जो मुस्लिम समाज है उस तरफ से आपकी तरफ आए। क्या ये आप पर जो आरोप लगा हुआ ये सही है? ये सरासर बेबुनियाद और गलत आरोप है। सबसे पहले तो इस बात का खंडन करना चाहिए कि कावर्डली एक्ट था। ये एक्ट हुआ, ये जो अटैक हुआ, ये एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे हुआ है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है, और हमारी पार्टी के तकरीबन 100 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये एक्ट, ये अटैक डेमोक्रेसी पे अटैक है, ये अटैक संविधान पे अटैक है, और ये अटैक करने वाले वो है जिसको हम नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद कहते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं है कि कोई इंसान दलितों की, पिछड़े वो वर्ग की, मुसलमानों की एक आवाज बने, एक उनके हक की लड़ाई लड़े, जाके पूरे देश भर में प्रचार करे उनके लिए। तो ये वो लोग उनके आवाज को सप्रेस करने के लिए इस तरह का प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी रची गई है नविका जी इसमें, क्योंकि उनको पता था कि ओवैसी साहब इस वक्त यहां से निकलेंगे और टोल प्लाजा पे जाके उनकी गाड़ी स्लो होगी, तो वहीं पर आके ये जो अटैकर्स है, ये जो दो नाम आपके पास आए जिनका अफिलिएशन बीजेपी के साथ आ रहा है, डायरेक्ट उनके फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं काफी बीजेपी के नेताओं के साथ। और यही नहीं, हिंदू सेना ने तो अभी एक वीडियो भी जाहिर कर दिया है कि हम इनके लिए वकील अपॉइंट करेंगे, और ये जब बाहर आएंगे तो हम इनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाएंगे, इनको ग्लोरीफाई कराएंगे। तो अगर इस तरह की नफरत हमारे देश में फैलेगी तो क्या अराजकता नहीं आ जाएगी? अगर जहां पर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, जहां पर संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाएगी, तो अराजकता नहीं आएगी। और वो भी किसके साथ? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हमारे देश में नविका जी सुरक्षित नहीं है तो आप और मेरी, हमारी क्या सुरक्षा की गारंटी है? यही तो असद साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे, नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। तुम नफरत करो, तुम हमारे पे कीचड़ फेंको, हम तुमको फूल देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, इस मर्तबा वो समझ गई है कि बीजेपी की राजनीति क्या है, किस तरह के लोग हैं वो। और ये कब फैलता है पता है ना आपको, कि जब ये धर्म सांसद के नाम पर इस तरह के आयोजित किए जाते हैं सम्मेलन, जहां पे कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जाता है कि जाओ बेटा, हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तू कलम उठा, पढ़ लिख, एक बड़ा डॉक्टर बन, लॉयर बन, इंजीनियर बन, नबी का जैसा एक अच्छा पत्रकार बन। मगर वहां क्या सिखाया गया कि बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा और मुसलमानों का जाके नरसंहार कर दे, 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दे। तो अगर इस तरह की तालीम इस तरह के धर्म सांसद में दी जाएगी, और वहीं पर ओवैसी साहब के बारे में भी बुला बुला कहा जाता है, धमकी दी जाती है जाओ कत्ल करो, तो क्या नहीं होगा हमारे देश के अंदर इस तरह? और ये पहली घटना तो नहीं है नविका जी, 2 महीने पहले भी असद ओवैसी साहब के घर पे दिल्ली में, जिसके सामने पुलिस स्टेशन है, कुछ ये लोगों ने गए, तोड़ फोड़ किया, नेम प्लेट को तोड़ा, और इतना ही नहीं, खड़े रहकर लाइव वहां से वीडियो निकाला और फेसबुक के ऊपर अपलोड किया। तो ये कहां जा रहा है हमारा देश?
कब ये मानसिकता रुकेगी? किसने इनको रेडिकलाइज किया? और हम तो इलेक्शन कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं जो इलेक्शन वहां पे कंडक्ट कर रहा है कि आप एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी लगाइए। कौन है ये दो लोगों के पीछे? कौन है मेन कॉन्स्पिरेटर? उसको सामने आना चाहिए। हमने तो स्टेट गवर्नमेंट को भी बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बिल्कुल, किसने किया ऐसा बिल्कुल सामने आना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस पूरे हादसे की और इस पूरे वाकये की जितना भी कंडेम करें वो कम होगा। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे इस तरह से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। और खुदा का बस एहसान है कि इस वक्त सब ठीक ठाक है। लेकिन उम्र दराज करे ओवैसी साहब को खुदा। लेकिन पूछना ये भी चाहती हूं आपसे कि इतनी बार वारिस पठान साहब हमने रेडिकलाइजेशन पर डिबेट्स की, धर्म संसद पर बहुत डिबेट्स किए और आप उन डिबेट्स में शामिल भी हुए थे और हमने सबने क्रिटिसाइज किया उसको और हाईलाइट किया कि इस तरह की हेट स्पीचेस की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी पर। तौकीर रजा पर एक लफ्ज नहीं निकला आपके मुंह से, ना ओवैसी साहब के मुंह से। मैं ये भी सोच आपके पास छोड़ी जाती हूं। लेकिन आपके सवालों का जवाब देने के लिए शहजाद पूनावाला को आमंत्रित करती हूं। और शहजाद पूनावाला, बहुत मुद्दे उठाए हैं वारिस पठान साहब ने, जवाब दीजिए कि क्या ये टारगेटेड था? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। सबसे पहले तो हम खंडन करते हैं किसी भी व्यक्ति पर अगर ऐसा हमला होता है और खासकर एक सांसद पर, तो उसका तो हम सख्त अल्फाजों में हम उसका खंडन करते हैं। और आप एक फ़र्क नोट कीजिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर जो झंडे पकड़े हुए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, वो आज तक पकड़े नहीं गए, परंतु इन दोनों व्यक्तियों को 24 घंटों के भीतर पकड़कर उनको न्यायिक हिरासत में दे दिया गया। और उस समय पर क्या प्रतिक्रिया थी, चाहे कांग्रेस पार्टी, तृणमूल की और एएमएम की, वो देखने लायक है। अभी भी जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खूनी सहयोग नहीं प्रयोग किया गया, एक साजिशन उनके ऊपर हमला किया गया, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और एमआईएम ने भी उसको हल्के में लेने का काम किया, वो कार्य मैं नहीं करूंगा, ना मेरी पार्टी करेगी, क्योंकि हम इसको बड़े गंभीरता से लेते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि जेड कैटेगरी सिक्योरिटी भी लेनी चाहिए। परंतु ओवैसी साहब ने कहा है कि उनको घुटन महसूस होती है, पुलिस वालों के साथ घुटन महसूस होती है, तो वो उनकी इच्छा है, परंतु हम कहेंगे कि उनको सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जिन लोगों ने भी आज तक आतंकियों की पैरवी की और पुलिस पर सवाल उठाए, चले कम से कम आज वो पुलिस हटा दो 15 मिनट के लिए, ये 100 बनाम 15 कर लेते, पुलिस को हटाकर वो ऐसी बातें छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी नफरत भरी बातें ही हैं। जब आप किसी को गणपति बाप्पा मोरिया ना बोलने दे, जब आप 100 बनाम 15 की बात करें, जब आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे, जब आप राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आए और उस पर इस प्रकार से टिप्पणियां करें, तो ये भी नफरत फैलाने वाली बातें हैं। परंतु मैं किसी भी बात को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, पर आगे की बात करता हूं। नाविका जी, एक हमारे यूपी में मैं देख रहा हूं कब्जा हो गया है। कब्जा का मतलब कांग्रेस, एआईएमआईएम, बसपा और सपा, ये कब्जा हो गया है कि एक वोट बैंक को कब्जा करने के लिए कभी कोई बोलता है देखिए हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस बोको हराम, कोई हिंदू गर्दी बोल देता है, फिर कोई निकल कर आता है बोलता है जिन्ना महान है, और अब कोई जो याकूब मेमन का प्रशंसक है, अफजल गुरु का प्रशंसक है, वो अपने आप पर एक विक्टिम कार्ड। तो ये कुल मिलाकर कब्जा करने के लिए ये सहयोग नहीं, प्रयोग नहीं, मैं कहूंगा वोट बैंक का उद्योग भी किस प्रकार से शुरू हो चुका है इन कब्जा पार्टियों का, वो भी जरा नोट करने की बात है। बहरहाल मैं पूछना चाहूंगा मेरे भाई वारिस पठान से कि हिंदू गर्दी ये शब्द कहा गया रफीक अंसारी के द्वारा, समाजवादी के रफीक अंसारी। मेरे सेक्युलर भाई वारिस पठान इस पर क्या बोलेंगे? समाजवादी तो उनको निकाल नहीं रही, वो तो उनके मन की बात कर रहे हैं। आचार्य जी भी क्या बोलेंगे? मैं जरा उनके लफ्ज सुनना चाहता हूं कि हिंदू गर्दी मतलब हिंदू आतंकवाद के बाद अब हिंदू गर्दी के शब्द को भी इजाद किया गया। वारिस पठान इसका खंडन करते हैं, ये नफरत फैलाना ही हुआ ना? आचार्य जी, ये नफरत फैलाना ही हुआ ना? आचार्य जी सीधा सवाल आपसे है, हिंदू गर्दी कहने वाले ये क्या मोहब्बत फैला रहे हैं? और जिस तरह हिंदू टेरर कहा गया था, ये क्या मोहब्बत की बात थी? आजकल सबको दो दो भारत नजर आ रहे हैं, किसी को गरीबों अमीरों का, किसी को नफरत मोहब्बत का। ये क्या हो गया है? भारत को बांटने की इतनी जोरदार कंपटीशन क्यों लगी हुई है?
नाविका जी, आप एक देशभक्त और निष्पक्ष एंकर हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपके 3 सवाल हैं। एक तो है कि भारत 2 हो गए हैं, तो ये बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोली है, उन्होंने कही है, तो इसमें क्या गलत कह दिया है? भारत 2 तो है ही, भारत क्यों, दुनिया ही 2 है। एक अमीर की दुनिया है नाविका जी, एक गरीब की दुनिया है। अमीर की दुनिया सबके सामने है, गरीब की दुनिया रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रहती है नाविका जी। ऐसे ही एक भारत गरीब का भारत है, एक भारत अमीरों का भारत है, जहाँ 5 स्टार पेज 3 का भारत है ना, पार्टीज का भारत है, हम लोगों की डिबेट्स का भारत है। एक भारत वो है जहाँ जो गांव में रहता है, उसे अपने बच्चे के रोजगार की चिंता है, उसे अपने बेटी की सुरक्षा की चिंता है, बेटी के हाथ पीले करने की चिंता है। एक वो भारत है, वो गरीब का भारत है। उसे फिक्र रहती है ये कि 1 महीने का उसके घर में अनाज है, लेकिन इसके बाद कहाँ से आएगा, सरकार ने अगर मदद नहीं की तो कैसे होगा, कैसे, तो वो एक भारत है। तो राहुल गांधी जी ने तो ये बात कही है। अब इसमें राहुल गांधी ने कौन सा गुनाह कर दिया? लेकिन हैरानी इस बात की है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो बात सच होती है, जो कहते हैं वो हक की बात करते हैं, लेकिन उस बात पर कोई गंभीर नहीं होता है, मजाक बनाई जाती है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। राहुल गांधी का दोष क्या सिर्फ इतना है कि वो पंडित नेहरू के वारिस हैं, या उस खानदान के वारिस हैं, या उनका जन्म गांधी फैमिली में हुआ? ये उनका गुनाह है क्या? अगर राहुल गांधी कुछ बोले नाविका जी तो हंगामा खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी भी इस देश के नागरिक हैं, राहुल गांधी इस देश की संसद के सदस्य हैं, राहुल गांधी एक बहुत पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उस पर बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ क्रिटिसाइज करने से देश का भला तो नहीं हो सकता है। बीजेपी ने तो जैसे ठेका ले लिया है कि अगर राहुल गांधी जो भी कहें उसका विरोध करना, तो भाई करो विरोध, राहुल गांधी जी का विरोध करो, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, आप खूब करो, देश की जनता फैसला करेगी। दूसरा सवाल नाविका जी उठा हिंदुत्व के ऊपर। तो कोई अगर हिंदुत्व को लेकर के ये कहता है कि हिंदुत्व जो है गलत है या हिंदू गलत है, तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। कोई अगर कहता है इस्लाम गलत है, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। कोई कहता है ईसाइयत गलत है, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। कोई कहता है बौद्धिज्म गलत है, मैं इसका समर्थन भी नहीं करता। क्योंकि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई संप्रदाय, कोई समाज गलत नहीं होता है नाविका जी। गलत होता व्यक्ति, अपराध करता व्यक्ति, गुनाह करता व्यक्ति। क्या उस व्यक्ति के किए गए गुनाह की सजा उसके हम समाज को दे सकते हैं? तो मैं कतई आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि हिंदू ना गुंडा है, ना हिंदू गुंडागर्दी करता है, ना हिंदू अपराधी है। अपराधी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ है, शहजाद पूनावाला तो बड़ी लच्छेदार बातों में हमारे बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे प्रिय हैं, लेकिन उन्होंने ओवैसी साहब पर हमले की निंदा पर भी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। मैं ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, मैं घोर निंदा करता हूं। भारतीय लोकतंत्र में, इस विराट देश के अंदर हिंसा की और हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ना हमारा देश देता, ना संविधान देता, ना कानून देता, ना हमारा सनातन धर्म देता है। भारत तो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है। मैं आपके खिलाफ बोलूं, आप मेरे खिलाफ बोलो, ये लोकतंत्र में अधिकार है। अब बारिश पठान को अगर मेरी बात कोई अच्छी ना लगे और मुझ पर हमला करा दें, ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तो कांग्रेस पे भी सवाल उठाए थे कि छत्तीसगढ़ की जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं राम सुंदर, उन्होंने आयोजन किया था धर्म संसद का रायपुर में। अब ओवैसी साहब कहते हैं धर्म संसद तो खराब है, वो अगर हरिद्वार में खराब है तो वो रायपुर में भी खराब है, और वो बीजेपी की सहयोग से अगर हरिद्वार में हुआ था तो कांग्रेस के सहयोग से रायपुर में हुआ था। तो आप ओवैसी साहब को क्या कहेंगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं कि वो मिलकर हेट स्प्रेड करते हैं, इस तरह की बातें धर्म संसद में करवाते हैं? देखिए, धर्म संसद करना ये धार्मिक व्यक्तियों का, धार्मिक लोगों का अधिकार है, लेकिन धर्म संसद बुरी नहीं है। धर्म संसद में जो बात गलत की गई वो बात गलत है। धर्म संसद को आप अगर कटघरे में खड़ा करेंगे तो सवाल उठेगा। धर्म संसद में तो बहुत से साधु महात्मा ऐसे भी थे जिन्होंने उसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने कहा है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कितना बड़ा दर्शन दिया उन्होंने।
अब रहा ओवैसी साहब का सवाल, अगर वो कहते हैं कांग्रेस गलत है तो वो लोकतंत्र में उनको कहने का अधिकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ओवैसी साहब से ना तो हमें सेकुलरिज्म सीखना है और ना भारतीय जनता पार्टी से देशभक्ति सीखनी है। कांग्रेस पार्टी गांधी के रास्ते पे चली है और गांधी के रास्ते पे चलेगी। हम अपने उसूलों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। तो वारिस सत्ता पठान आती है, साहब, जाती है, वारिस सरकारें पठान आएंगी और साहब, जाएंगी, रायपुर लेकिन कांग्रेस में पार्टी हुए अपने धर्म संसद में सिद्धांतों से ना कांग्रेस का समझौता कोई कभी हाथ किया नहीं है था, और ना हम क्योंकि करेंगे। गांधीवादी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और एक सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक ने, पीयूष त्रिपाठी गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, ओवैसी जी ने संसद में पूछा है कि किसने रेडिकलाइज किया है, लेकिन मुसलमानों को डराएं धमकाएं आप कि जब योगी मोदी चले जाएंगे तब कौन बचाने आएगा तुमको? क्या ये रेडिकलाइजेशन नहीं है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं? वारिस पठान साहब। देखिए, रेडिकलाइजेशन कैसा होता है मैं आपको बताता हूं नविका जी। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर आता है और खड़े रहकर ये कहता है कि हम ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, मतलब रूल ऑफ लॉ को साइड में रख देता है, संविधान को नहीं मारता है, और उसके बाद में वो कहता है कि हम अच्छे बच्चों की चर्बी पिघाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, शिमला को उत्तर प्रदेश में लेके आ जाएंगे। जब वो 80 बनाम 20 की बात करता है, जब वो एक समुदाय के लोगों पे तो बुलडोजर चला देता है, मगर वहीं पर जब दूसरे लोग पकड़ाते हैं तो वहां बुलडोजर उनका पंक्चर हो जाता है, नहीं आता, तब लोगों की हिम्मत बढ़ती है, वो रेडिकलाइज होते हैं और फिर उनको धर्म संसद जैसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां पे फ्री स्पीच दी जाती है, हेट स्पीच दी जाती है, कॉल फॉर जेनोसाइड किया जाता है खुली तौर से। सब लोग बोलते हैं 20 घंटे का था सब धर्म संसद, उसमें कहीं ना गीता का पाठ पढ़ाया, ना महाभारत, ना रामायण। वारिस पठान जी, ये 80-20 की बात मैंने मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर पूछी थी और बहुत कड़े लफ्जों में पूछी थी। उन्होंने कहा मेरा 80-20 से कहीं भी मतलब हिंदू मुसलमान का नहीं है। आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और ये शब्द हैं ओवैसी जी के 2015 में, याकूब मेमन बीइंग हैंग्ड, उन्हें एक फांसी की सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। एक टेररिस्ट को आपने बनाया इस तरह से जैसे वो मजलूम है और वो मुसलमान है, इसलिए उसको फांसी की सजा दी जा रही है। तो ये कौन सी बात है? ये मोहब्बतों की बात है? शहजाद पूनावाला जी, याकूब मेमन की क्या क्या चार्जेस थे, बताएंगे जरा आप वारिस पठान साहब को? देखिए नाविका जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है। आतंकियों को पुलिस वाले अगर उनके सही ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या उनकी आरती निकालने का काम करेंगे? क्या उनका लाल कालीन लगाकर स्वागत करने का काम करेंगे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, अब आचार्य जी, मैं तो हमेशा उनके पैर छूता हूं जब सामने आते हैं, राहुल गांधी को भी छूने चाहिए, थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुत्व की जो भी अपमान करता है वो गलत है, पर हिंदुत्व को आईसिस बोलने वाले, बोको हराम बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता है। हिंदुत्व टेरर बोलने वाले वही नेता है। मालेगांव में आप क्या हो रहा है? और हिंदू गर्दी इस शब्द पर तो सारे लोग चुप है, एक भी व्यक्ति खुलकर बोल नहीं पा रहा है कि हिंदू गर्दी सही है या गलत है, नफरत फैलाने वाला है या नहीं है। और अगर व्यक्ति को अपराध से जोड़कर समाज को उसके साथ जोड़ना गलत है, तो आज तो वारिस पठान और ओवैसी जी सीधा सीधा पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दो अपराधियों ने उन पर एक अपराध करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से फिर से एक मौका मिल गया इनको हिंदुओं को टारगेट करने का। क्या यह नफरत फैलाना नहीं है? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आचार्य जी, बड़े अदब से, राहुल गांधी को दो चीजें दिखती है, दो चीजें किसको दिखती है ये हमें पता है, पर देखिए, आलू से जो सोना निकालता है, कोला, शिकंजी से जो कोला निकालता है, और जो गणित में 35 का इजाद करता है, हम ऐसे महाअनुभवी को कभी हम उनको दूर नहीं करना चाहते। वो हमारे बड़े प्रिय है, खुलकर बोलते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है उनका। 35 का इजाद करने वाले, आलू से सोना निकालने वाले, शिकंजी से कोला निकालने वाले, अरे हम तो उनके धन्य। दो क्यों दिखते हैं आचार्य जी? वो आपको देखना पड़ेगा, उनको दो क्यों दिखते हैं। मैं विवेक साइलस साहब से पूछना चाहती हूं। विवेक साइलस साहब, हिंदू गर्दी बोलने वाला आज तक वही है समाजवादी पार्टी में। आज तक समाजवादी पार्टी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब मुझे यह बताइए कि हर वक्त ध्रुवीकरण का आरोप लगाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ध्रुवीकरण कर कौन रहा है?
और अगर एक साइड कर रही है तो क्या दूसरी तरफ से नहीं हो रहा? हिंदू गर्दी करने वाले आज तक उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला अखिलेश यादव जी ने, आपकी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं आज पूछना चाहती हूं आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर ये जो अटैक हुआ, क्या इसकी वजह से आप कहेंगे कि पूरा हिंदू समाज इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, या वो दो शख्स जिन्हें पुलिस ने कस्टडी में ले भी लिया है और जिन पर 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा भी दिया है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये वोटों का खेल है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल खेल है? पूछना चाहती हूं विवेक साइलस जी आपसे। जी, सबसे पहले तो आपको नाविका जी बहुत बहुत प्रणाम और सबको प्रणाम। देखिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, पहली। और इस समाजवादी पार्टी इस हमले की कड़ी निंदा करती है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है नाविका जी कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि अपराधी तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, तो ये लोग कौन जिनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो? और सवाल भी उठता है, संदिग्धता बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सवाल उठते हैं, गोली चलाते ही गोडसे साहब का नाम ले लेना, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो जाना, शुभम का सरेंडर कर देना, तमंचे पे कलावा बंदा होना, घटना स्थल पे प्रभावी रूप से सीसीटीवी का होना, ओवैसी साहब को Z+ की सिक्योरिटी का प्रस्ताव देना और अंत में नाटकीय ढंग से संसद के अंदर उसको अस्वीकार कर देना। तो कहीं ना कहीं ये जांच के घेरे में जरूर आता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। मैं थोड़ा सा शहजाद भाई को बताना चाह रहा हूं। नहीं, आप पहले तो दर्शकों को समझा दीजिए सीधे लफ्जों में कि क्या कहना चाह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि ये ड्रामा था? आप कह रहे हैं जो गोली चली थी ओवैसी साहब पर ये ड्रामा था? आप कहना क्या चाह रहे हैं? पहले सीधे तौर पे कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। सीधे तौर पे कह रहा हूं, मैं सीधे तौर पे कहूंगा, मैं सीधे तौर पे ही कहता हूं। जी, मैं ये कह रहा हूं, जो लोग भी इसमें शामिल, जो लोग भी इस षड्यंत्र के पीछे हैं, उनके खिलाफ जो हिंदुस्तान का कानून है उसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और सच्चाई को सामने आना चाहिए, मैं ये कहना चाहता। लेकिन शहजाद जी का जवाब दिए बिना मैं चुप नहीं रह सकता। शहजाद जी, आप लोग तो वो लोग हैं जो 14,000 पत्थरबाजों को मासूम बता के केस वापस ले रहे थे। आप लोग वो हैं जो फैजुल्ला को, जो 10 साल का हार्ड कोर टेररिस्ट था, उसको आपने जम्मू एंड कश्मीर में टिकट दिया। आप लोग वो लोग हैं जिसने जुबीन शेख को, जो बांग्लादेश का भगोड़ा था, महाराष्ट्र में अपनी माइनॉरिटी कमीशन पे बड़ा आपने पद दी। आप लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने पठानकोट की हमले की जांच ISI पाकिस्तान से कराई। पुलवामा अटैक का अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पाई। DSP देवेंद्र सिंह को छोड़ने वाले भी आप लोग हैं। मुजफ्फरनगर की बात करिए ना सर, अभी पुलवामा तक क्यों जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर में, कैराना में क्या किया था समाजवादी पार्टी ने, पहले ये बता दीजिए। और जो आप इशारों में बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहां से आ गया, मौके पर शुभम कैसे सरेंडर हो गया, ये आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं? खुल के बताइए। जब तक आप खुल के बताएंगे नहीं, पहेलियां तो कोई समझेगा नहीं ना। आपका अगर इशारा है कि ये ड्रामा था तो कहिए कि आपका आरोप है कि ये ड्रामा था। मैम, मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं कि हमारे देश के संविधान और कानून में जो भी नियम है वो तो हो गया। दोनों पे 307 में FIR भी दर्ज हो गया और उसके बाद दोनों अरेस्ट भी हो गए। तो कानून में तो जो प्रावधान है वो तो हो गया। इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे हैं वो बताइए। इसके अलावा मैं ये चाहता हूं नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो माफिया 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है, उसको कब भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब के केस में बताइए। बाकियों का केस हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। आज ओवैसी साहब की बात हो रही है। ओवैसी केस में आपको क्या चाहिए? ओवैसी साहब हमारे देश के सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य हैं। उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर जो हमला हुआ, मैं तो ये कहूंगा उसकी हम निंदा करते हैं। मैं तो बैठ के कह दिया। और हिंदुस्तान के कानून में जो भी प्रस्ताव है, जो भी लॉज है,
उसको प्रभावी रूप से करके उनको न्याय मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताइए। शहजाद पूनावाला जी, ये इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं सीधी बात कहने से विवेक साय? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना मैम, शहजाद जी कह रहे थे कि आलू से सोना। देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक से, अरे भाई शहजाद, आपका नाम कहाँ से? विवेक जी, नाले से गैस नहीं निकाल सकते, बत्तख से ऑक्सीजन हम नहीं निकाल सकते, बादल के पीछे रडार से छुपाने के लिए हवाई जहाज कहाँ पहुंच गए? देखिए, ये आलू से सोना निकालने लगे। आप निकलवा लो। नाविका जी आप बताइए, जब बोलना है तब मैं बोलूंगा। आतंकवादियों को टिकट आप दो जम्मू कश्मीर में, ठीक है विवेक, सरकार आप बना अब बोलूं? और यहाँ बैठ के प्रवचन दो। यार ये बात तो सही नहीं है शहजाद भाई। चलिए शहजाद भाई जवाब दीजिए। अच्छा चलिए, कम से कम टीवी पे दंगा नहीं करना है। ठीक ठीक, अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि एक चीज नोट कीजिए कि जिनके पहली सूची में 75% प्रत्याशी अपराधी हो और जिनके प्रत्याशी आजम खान, नाहिद हसन, रफीक अंसारी, असलम चौधरी, हाजी यूनुस, सलमान सईद, शाज इशाक, जफर आलम ये हो, ये ऐसे प्रत्याशी हो, और फिर आकर यहाँ पर अपराधी मुक्त बात करने की बात करते हैं। छोड़िए, चलिए छोड़िए। अब मैं नाविका जी आपके सवाल पे आ रहा हूं। नाविका जी, ये देखिए दंगा, ये टेलीविजन स्क्रीन पर दंगा नहीं करते, हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है भाई। अब टीवी को दंगा युक्त मत करिए, टीवी पर भी दंगा मुक्त बना देंगे। अब सुनिए नाविका जी, आपने पूछा कि क्यों विवेक, अरे नाविका जी मैं बात रख लूं अपनी, बार बार ये बीच में दंगा करेंगे तो फिर बोलिए ऐसा है नाविका जी, एक कॉम्पिटिशन, एक स्पर्धा। हाँ देखिए, एक नहीं हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आप दंगा एक्सप्रेसवे देने वाले हैं। अब सुन लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूं नाविका जी कि एक स्पर्धा चल रही है। एक फूल है, फूल मतलब PHOOL फूल, नॉट FOOL फूल। ये 19% के फूल के लिए यहां पर देखिए, आपको दिख रहे हैं सारे माली बैठे हुए हैं। एक माली बोलता है कि जिन्ना महान है, एक माली जिसके यहां पर बोला गया हिंदू गर्दी। विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए मैं सारी बातें आपकी मान लेता हूं, आप केवल मुझे बताइए हिंदू गर्दी शब्द सही है या श्री कृष्ण के स्वप्न देखने वाले को हिंदू गर्दी शब्द नहीं भाता है? और अगर नहीं भाता है तो उस रफीक अंसारी पर क्या कार्रवाई करेंगे? नाविका जी को ब्रेकिंग न्यूज दे दो, ब्रेकिंग न्यूज दे दो, क्या कार्रवाई करोगे? ये देखो, कांग्रेस हिंदू टेरर बोलती है, ओवैसी की पार्टी तो छोड़ ही दीजिए, हिंदुओं के बारे में क्या बोलती है, और समाजवादी जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज जब कानून की नकेल कसती है माफियाओं के निजाम पर तो उसको हिंदू गर्दी कहते हैं, और इस पर कोई नहीं कहता। ओवैसी साहब पर गोली चली, सबने निंदा की, सबने खंडन किया, पर तुरंत उसको एक धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास यहां पे किया गया। और विवेक सैलस तो गोडसे साहब बोल रहे हैं, परंतु हम कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी जैसा अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द है। हमारे बीच एक आचार्य बैठे, इतने बड़े धर्मगुरु है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, रफीक अंसारी के खिलाफ, क्योंकि वोट बैंक है। इसके खिलाफ बीएसपी कुछ नहीं बोल पा रही, इसके खिलाफ विवेक सैलस मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछना चाहती हूँ, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सवाल मेरा बहुत सीधा है कि क्या आपने ये वाक्य देखा, आज ओवैसी जी ने ये उठाया, ये सारा किस्सा जो हापुड़ में उन पर अटैक हुआ, इसको लोकसभा में उठाया। मैं सिर्फ आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, ये पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, या ये एक राजनीतिक मुद्दा है? और अगर ये राजनीतिक मुद्दा है तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के समीकरण पर पड़ने वाला है, शॉर्ट रन में और मीडियम टर्म? देखिए नमिका जी, सबसे पहले तो ये कि हम सब लोग इस पर तो एक मत है, सहमत हैं कि ये एक खतरनाक और शर्मनाक काम हुआ जो ओवैसी जी के ऊपर हमला हुआ है, और इसकी हम सबको निंदा करनी चाहिए बिना किसी किंतु परंतु के। और अच्छा है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा है, उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है। लेकिन अब इससे आगे की बात होती है जो सवाल आपने पूछा है। एक तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि किसी एमपी का ये प्रिविलेज है कि उसके ऊपर गोली न चले और आम जनता पर चले, ये कोई प्रिविलेज नहीं होता। ऐसा कोई प्रिविलेज मुझे भारत के संविधान में नहीं दिखता है। आम आदमी जितना सुरक्षित होना चाहिए उतना ही सांसद सुरक्षित होना चाहिए, उतना ही हर कोई सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन चूंकि सांसदों के साथ सिक्योरिटी होती है, और क्या ओवैसी साहब के साथ सिक्योरिटी नहीं थी क्या? ये जेड प्लस की बात छोड़िए, ओवैसी साहब सांसद है, अभी चुनाव का समय है, तो क्या उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी क्या? और अभी मैं उनका जब बयान देख रहा था, अभी टाइम्स नाउ नवभारत पर भी चल रहा है, तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमें
पुलिस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अल्लाह तारीख मुकर्रर करेगा हमारे जाने की, वो करें हमें ग्लॉक गन रखने की इजाजत दी जाए। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक इतना पढ़ा लिखा बैरिस्टर वो इस तरह की बात कैसे कर सकता है। ये कोई मोहल्ले में नहीं रह रहे हैं कि आमने सामने का झगड़ा हो गया कि हमारे घर पे हमें बंदूक रखने की इजाजत दे दो। उन्हें बाकायदा सरकार सिक्योरिटी दे रही है और वो कह रहे हैं कि हमको ग्लॉक गन रखने की इजाजत दे दो। ये भाषा कौन सी है? और जब मैं अभी उनके बयान पढ़ रहा था उन लोगों के जिन्होंने गोली चलाई है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन वो ठीक उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह की बात ओवैसी करते हैं, जिस तरह की बात ओवैसी अपनी तकरीरों में करते हैं। और ये अच्छा नहीं है कि ओवैसी की सभाओं में नौजवान, मुस्लिम नौजवान खूब जुट रहा है। आप उनकी किसी भी तकरीर को देखिए और वहां अच्छी खासी संख्या में मुसलमान नौजवान जुट रहा है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए इस मुद्दे को ओवैसी साहब इतना बढ़ा चढ़ा रहे हैं। वरना ये तय है कि वो सिक्योरिटी जरूर लेते, वो ये जरूर कहते कि मेरी जान को अगर खतरा है तो मैं उसको लोकतांत्रिक तरीके से बचाऊंगा, मैं सांसद हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। वारिस पठान साहब, मैं स्क्रीन पर आपको ओवैसी साहब के कई अपने वक्तव्य दिखा दूं जो उन्होंने कई बार कहे हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत सही मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा लोकतांत्रिक तरीका है कि अगर किसी के ऊपर कोई हमला हुआ है तो उन्हें सिक्योरिटी सरकार दे रही है, वो सिक्योरिटी लेनी चाहिए। ये अपने घर में बंदूक रखने से कुछ होगा? यूपी में मुसलमानों को कुचला जाता है, ये ओवैसी साहब कह चुके हैं। हिंदुत्व एक फेक हिस्ट्री की फैक्ट्री है और हिंदुत्व फेक है, मतलब हिंदू जो धर्म है वो फेक धर्म है। सीए एनआरसी वापस नहीं हुआ तो एक और शाहीन बाग सामने आएगा। ये मोहब्बतों की बातें हो रही हैं वारिस पठान जी। और ये भी कहा उन्होंने, मेरी मस्जिद शहीद हो गई, सपा बसपा और कांग्रेस ने आंखें मूंद ली। ये सब मोहब्बत की बात है? शहीद किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा केंद्र है जहां से हमें न्याय मिलता है। तो न्यायपालिका के खिलाफ ये कहना सही है क्या वारिस पठान साहब? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमने कभी भी हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ कोई गलत अल्फाज न कभी इस्तेमाल किए हैं, ना आगे कभी करेंगे। हम तो उन आइडियोलॉजी के पीछे है, उन आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो हमारे महान भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, हमारे भारत देश की सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की फैब्रिक को नष्ट करना चाहता है। और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, है और हमेशा रहेगा। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि अयोध्या का वर्डिक्ट तो हमने माना ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने कहा माना, लेकिन वहीं पर हमने एक एग्जाम्पल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ चीफ जस्टिस थे, जस्टिस वर्मा, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो हमारा उसके अंदर मांग था, हमारा ये मानना है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी, ये ईमान की बात है। अब रहा सवाल यहाँ पे जो त्रिपाठी जी ने बताया कि गन क्यों रख रहे, तो मैं कहूंगा त्रिपाठी जी, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, मुझे क्रिमिनल की साइकोलॉजी मालूम है, मैं 15 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। अगर उसको पता चलेगा कि आपके पास गन है तो वो आपके नजदीक नहीं आएगा, ये साइकोलॉजी रहती है। क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, उसको पता चला कि असद ओवैसी साहब के पास एक गन है तो दूर से नजदीक नहीं आएगा, उसको डर लगेगा कहीं मुझे मार दिया तो क्या करेंगे, मुझे मार दिया तो क्या करेंगे। अरे सेल्फ डिफेंस नाम की कोई चीज आपको पता है? सेल्फ डिफेंस अगर नहीं पता तो सेल्फ डिफेंस, महिलाओं को चिंता रहती है तो आप चाहते हैं कि सारी की सारी महिलाएं अपनी जेब में एक गन रखें? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, तो हर महिला को भी दिलवाइए। एमपी साहब अपने लिए क्यों लड़ रहे हैं? महिलाओं के लिए भी लड़े। नविका जी, अरे हो रहे, सुनिए सुनिए, नहीं और एक बात मैं और कह दूं, विवेक साइलेंस साहब ने यहाँ पर एक मुद्दा उठाया था कि पुलवामा पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में डालती हूं क्योंकि इस पर मैं आपको, मेरी रिसर्च टीम कुछ तथ्य निकाल रही है। विवेक साइलेंस जी तब तक लाई डिटेक्टर टेस्ट के दायरे में है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम अपना हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। आचार्य जी, आप किस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं? नाविका जी, एक बात है, पहली बात ये हो गई, मैंने ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ उसका पूरी तरह से ईमानदारी से निंदा की है। लेकिन मैं ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी, उनके बयानात, उनकी तकरीरें,
उनकी पॉलिटिकल उनके स्टेटमेंट्स का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती है, एक विचारधारा है, और एक विचारधारा जो मुसलमानों को कट्टर बनाना चाहती है। ये दोनों ही देश के लिए खतरनाक हैं। अगर मुसलमानों के लड़कों ने अपने हाथ में हथियार ले लिया तो भी देश का नुकसान है, और अगर हिंदुओं ने अपने हाथ में हथियार ले लिया, वन में ओवैसी जी आपके पार्टनर थे। पॉलिटिकल पार्टनर कौन रह चुका है, कौन, अच्छा, उसका आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं। पॉलिटिकल पार्टनर कब किसका कौन बना, एक सेकेंड, नहीं, कब कौन किसका बना। पॉलिटिकल पार्टनर जब आदमी बनता है तो सत्ता के लिए बनाया जाता है। महबूबा मुफ्ती से कभी आइडियोलॉजी बीजेपी की मैच नहीं करी, लेकिन महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया इन्होंने। ये बात नहीं है, मेरी बात को पूरा होने दो। मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बोल रहा हूं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। अगर मुसलमानों के लड़कों ने हथियार उठा लिया तो ये देश का नुकसान होगा। हो सकता है किसी एक आदमी का फायदा हो जाए, और अगर हिंदुओं ने हथियार उठाया तो ये देश का नुकसान होगा। हो सकता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो जाए। मैं मानता हूं कि ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला है वो बहुत शर्मनाक है, वो नहीं होना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी उस हमले को ड्रामा मानती है, ये बात अलग है, और वो उसके पीछे पॉलिटिकल मकसद है। ओवैसी साहब चाहते हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ, इससे मुसलमान भाइयों में एक सिंपैथी की वेव आए और उसका फायदा ओवैसी साहब को मिले, मुसलमानों के नेता ओवैसी बन जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों में अगर ओवैसी साहब को सपोर्ट मिला तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो आज इस इलेक्शन में ऐसा मानते हैं कि जैसे सारे मुसलमान भाइयों का समर्थन समाजवादी पार्टी को हो रहा है, तो अगर कोई उसमें सेंध लगाता है तो उनकी छाती फटती है, उन्हें दर्द होता है। लेकिन अगर नुकसान समाजवादी का हो या ओवैसी साहब का हो, फायदा समाजवादी का हो या बीजेपी का हो या ओवैसी साहब का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इस देश के हित में बात करना चाहता हूं। मुसलमान का वोट, आप इसलिए मुसलमान का वोट मतलब कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल ही बिछड़ चुका है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बाकी इलाकों में भी। लेकिन सवाल उठा रहे हैं हमारे पब्लिक के दर्शक। मैं पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूं, लेकिन मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो चुके हैं इस वक्त विवेक साइलस जी। और विवेक साइलस जी, आपने कहा पुलवामा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दायर हो चुकी है। ये सरकार ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इसको कोर्ट में दायर किया है, इस वक्त कोर्ट में लंबित है। आप कम से कम सवाल पब्लिक का शो पर फैक्ट्स पढ़कर आइए, और अगर फैक्ट पढ़कर नहीं आते तो उठाइए मत, लेकिन जनता के सवाल पहले, फिर आपके पास आऊंगी। सूर्यदीप द्विवेदी रायपुर से पूछ रहे हैं और चित्रंजन शर्मा दिल्ली से, दोनों के सवाल सुनते हैं। मेरा सवाल ओवैसी साहब से ये रहेगा कि अगर उन्हें यूपी में अलायंस करने का मौका मिले तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या अखिलेश जी के साथ में, क्या उन्होंने ये चीज डिसाइड किया है? मेरा सवाल वारिस पठान जी से है। सारा देश ओवैसी जी के ऊपर हुए अटैक की निंदा कर रहा है, क्या आपने कभी पिछले इंसिडेंट्स पे किसी और पर्सनैलिटी पे, किसी और पॉलिटिशियन पे हुए इस तरह के अटैक की निंदा की? जवाब दीजिए वारिस पठान जी, दोनों सवाल आपके लिए, 45 सेकंड्स में जवाब दीजिए। जवाब नंबर 1, सबसे पहले हमने ये कहा था कि हम ना बीजेपी के साथ में हम गठबंधन में जाएंगे, ना कांग्रेस के साथ में गठबंधन में जाएंगे। हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, हमको बीजेपी को हराना है, और ये इंश्योर करेंगे कि योगी इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का सीएम न बने, और जिस किसी को भी आना है हमारे साथ आए, हम बीजेपी को हराएंगे। हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसके हमारे कन्वेयर है बाबू सिंह कुशवाहा साहब है, वमन मिश्रा साहब है। हमने कहा कि हम तो 5 साल में, अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो पहले 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें पहला होगा बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो ओबीसी के, और दूसरे होंगे हमारे दलित भाई मिश्राम साहब, और 3 हम बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, जिसमें हम एक मुसलमान को बनाएंगे। ये समाजवादी पार्टी में अगर हिम्मत है तो बोल देवे, क्या वो अगर सत्ता में आएंगे तो एक मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनमें ताकत नहीं है बोलने की। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि हमने कभी खंडन किया नहीं। आज ही पार्लियामेंट में असद साहब ने कहा कि जब प्रधानमंत्री के ऊपर ये हुआ था तो असद साहब ने कहा कि ठीक है, इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी होना चाहिए। हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कायदे के पालन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मगर कुछ ये कथित जो ये इस तरह के जो ये सहयोग और प्रयोग की बात करते हैं, जैसे शहजाद पुनावाला ने बताया, ये उन्हीं के काम है कि एक वॉइस ऑफ वॉइसलेस जो आदमी चल रहा है देश के अंदर मजलूमों की आवाज बनने, उसको रोको, किसी भी तरह डराओ, धमकाओ, गोली चलाओ, जान ले लो, मार दो, मगर डरने का नहीं है। अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से लिख रही है
हैं और मेरे कह रही है वारिस हमारा पठान प्रचार जी करते दूध के रहेंगे। धुले बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी उन्होंने नफरत भरी बातों, हरकतों का खंडन किया है? जब नेताओं पर हमला होता है तब हंगामा होता है, आम आदमी के ऊपर छत से पेट्रोल बॉम्ब बॉटल फेंकी जाती है, तब आप चुप क्यों बैठे रहते हैं? सोच लीजिए जनता। और ये एक महिला का सवाल है, 30 सेकंड में दूंगी। विवेक साइलस भी हाथ उठा रहे हैं और शहजाद पूनावाला भी। पहले शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, जब बंगाल में हिंदुओं पर चुन चुन कर उनको मारा जा रहा था तो ये लोग किस प्रकार से सब मोम लगाकर मुंह पर बैठे हुए थे? एक व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। आपको याद है नाविका जी, टाइम्स नाउ ने सबसे ज्यादा कवरेज की। अब जब आचार्य जी बोल रहे थे, मैं हैरत में आ गया कि आचार्य जी है या तौकीर रजा बोल रहा है। तौकीर रजा ने जिस प्रकार से कहा कि मुसलमान युवा जो है हाथ में औजार उठा लेगा, हथियार उठा लेगा, वही बात आज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पार्टी हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती है और हिंदू कट्टर बन जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं खुद, मेरा ये दुर्भाग्य कि मैं हिंदू परिवार में शायद पैदा नहीं हुआ, परंतु इस देश का हिंदू ना कभी कट्टर था, ना है, ना कभी कट्टर बना है। और आज इस प्रकार की बातें करना, श्री कृष्ण ने भी जब बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र उठाया तो धर्म की रक्षा के लिए उठाया। भारत के किसी हिंदू ने कभी भी किसी और पर आक्रमण नहीं किया है, परंतु बार बार हिंदुओं पर इस प्रकार से अपमानित करने की साजिश रचना, हिंदू गर्दी कहना। और देखिए, आज तो ये कौन ग्लॉक रखना चाहते हैं, ये ग्लॉक रखने वाली बात वही कर सकते हैं जिनका अन्नदाता से नहीं, केवल गन्नदाता से वास्ता हो। ये सब गन्नदाता वाले हैं। विवेक साइलस, हिंदू गर्दी पर एक्शन होगा कि नहीं? अंसारी साहब पे एक्शन होगा कि नहीं? यस और नो? नहीं, पार्टी उन पे एक्शन लेगी, गंभीर एक्शन लेगी। कितने दिनों के बाद? चुनाव के बाद? लेकिन मेरा आपकी अनुमति से मेरा एक सवाल वारिस भाई के लिए और शहजाद भाई दोनों के लिए, अगर आप अनुमति दें तो मैं पूछूं। नहीं, भाई मैं समय नहीं है, पहले जवाब दीजिए। हिंदू समय नहीं है। हिंदू गर्दी पर आपने जवाब दिया, एक्शन होगा, कब होगा? ये तो वही बात हो गई ना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो एक्शन होगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बस समय इतना ही है। लेकिन अब यूपी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया शायद कुछ नया मोड़ लेने वाली है। और इस वक्त जो कोशिश है, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने आज पर्दाफाश कर दिया जिसका, वो ये कि शायद ओवैसी साहब चाहते हैं कि वो बन जाए मुसलमानों के नेता। और अगर ये हुआ तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को पड़ेगा सबसे बड़ा धक्का। क्या ये होगा आने वाले दिनों में? क्या यही है जद्दोजहद उत्तर प्रदेश के चुनाव की? देखेंगे आगे इसका क्या हाल होता है, क्योंकि 10 फरवरी को पहला वोट डलेगा।